गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमें पढ़ना है सारणिकों के गुणधर्म। आज हम देखते हैं कि सारणिकों के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। अब ये सारणिकों के गुणधर्म है उसे आप किसी भी सारणिक में लगा सकते हो। 2x2 के सारणिक में भी लगा सकते हो, 3x3 के, 4x4 यानी कि n×n, कितने भी कोटि का सारणिक हो आप उसमें वैल्यू लगा सकते हैं। यहाँ पर ये जो वैल्यू दिखाई गई है प्रूफ करके 3x3 के सारणिक के हिसाब से दिखाई गई है। अब इसका पहला गुण है, देखिए इसके जो गुण को ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में यही गुण हमारे काम आएंगे। पहला गुण बोला है किसी सारणिक का मान उसकी पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। मतलब अगर स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दें और पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे तो सारणिक के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर मेरा सारणिक दिया है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये वाला जो मेरा कॉलम है इस कॉलम को मैं किस में लिख दे रही हूँ, रो में लिख दे रही हूँ। और यहाँ पर जो मेरा ये रो है, सॉरी यहाँ पर जो मेरे कॉलम है जितने भी, इन सभी कॉलम को मैंने किसके फॉर्मेट में लिख दिया है, रो के फॉर्मेट में। A1 A2 A3 को कैसे लिखा, A1 A2 A3, B1 B2 B3 तो B1 B2 B3, और ये C1 C2 C3 इसको कैसे लिख दिया, C1 C2 C3। तो अगर आप इसका सारणिक निकालेंगे और इसका सारणिक निकालेंगे तो इसकी भी वही वैल्यू आएगी जो इसकी वैल्यू आएगी। मतलब यहाँ पर जितने भी मेरे क्या थे, कॉलम थे, उन सभी कॉलम को मैंने किसके फॉर्मेट में लिख दिया, रो के फॉर्मेट में, और दोनों का मैंने क्या निकाला, सारणिक। तो दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि सारणिक में अगर रो को हम कॉलम की जगह लिख देते हैं, कॉलम को रो की जगह लिखते हैं, मतलब दोनों की वैल्यू को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो सारणिक के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। जैसा कि हमने आव्यूह में देखा था, अगर हम रो को कॉलम में लिख देते हैं, कॉलम को रो में लिख देते हैं तो कभी कभी वो वैल्यू एक जैसी रहती थी पहले वाले आव्यूह के बराबर, और कभी कभी वो वैल्यू अलग अलग होती थी। तभी तो हम सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह पढ़ते हैं। बस ये वैसा ही है। बट यहाँ पर आप रो को कॉलम में लिख दोगे, कॉलम को रो में लिख दोगे तो भी यहाँ पर इन दोनों के संख्यात्मक मान में कोई भी कमी नहीं होती है। नेक्स्ट गुणधर्म देखते हैं हम। जैसे यहाँ पर नोट में एक चीज़ बोला है, यदि A एक वर्ग आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट A निकालो या डिटर्मिनेंट A' निकालो। दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा है, चलो देखते हैं ऐसा क्यों बोल रहा है। यहाँ पर मान लेती हूँ ये A के इक्वल है। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसका मैंने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, माइनस का डिटर्मिनेंट है हमारा डेल डिटर्मिनेंट A, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर जो मेरे को क्या दिया है, ये जो वैल्यू है मेरी कॉलम, रो और कॉलम, तो यहाँ पर जो मेरा कॉलम है इस कॉलम को मैंने यहाँ पर रो के फॉर्मेट में लिखा, इस कॉलम को मैंने रो के फॉर्मेट में लिखा, इस कॉलम को मैंने रो के फॉर्मेट में लिखा। तो ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, A' की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि अगर ये हमारा A है तो यहाँ पर मैंने कॉलम को क्या किया, रो में कन्वर्ट कर दिया। तो रो कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे तो जो आव्यूह होता है वो क्या होता है, परिवर्त आव्यूह हो जाता है। मान लो अगर ये आपका आव्यूह है तो ठीक है, तो ये आपका परिवर्त आव्यूह हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा, A' हो गया। अब अगर आप इसका सारणिक निकालोगे और इसका सारणिक निकालोगे यानी कि डिटर्मिनेंट A', तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। क्यों सेम होगी, क्योंकि यहाँ पर तो बोल दिया है भाई रो को कॉलम में लिख दो, कॉलम को रो में लिख दो, लेकिन सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए चाहे आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो, चाहे उसको चेंज करने के बाद डिटर्मिनेंट निकालो, तो भी उसकी वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका सेकंड गुणधर्म, यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान वही रहता है किंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। ये बोल रहा है अगर मैं कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर देती हूँ, ठीक है, कोई दो रो को इंटरचेंज कर देती हूँ या कोई दो कॉलम को इंटरचेंज कर देती हूँ। जैसे देखते हैं, यहाँ पर आपका फर्स्ट रो है A1 B1 C1, सेकेंड रो है A2 B2 C2। तो मैं ये जो फर्स्ट रो है उसको सेकेंड रो की जगह लिख दे रही हूँ A1 B1 C1, और जो सेकेंड वाला रो है उसको फर्स्ट रो की जगह लिख दे रही हूँ A2 B2 C2। तो इन दोनों का संख्यात्मक मान वही रहेगा। मान लो इसका संख्यात्मक मान 5 है तो इसका संख्यात्मक मान भी 5 होगा, लेकिन इसकी वैल्यू सामने में क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस इसलिए आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर दोनों रो को क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है। पहले की जगह दूसरे को लिख दिया है, पहले की जगह दूसरे को लिख दिया और दूसरे की जगह पहले को लिख दिया है। तो हमने पहला नियम क्या पढ़ा,
अगर कोई भी सारणिक है उसकी पंक्ति और स्तंभ को इंटरचेंज कर देंगे, यानी पंक्ति की जगह स्तंभ, स्तंभ की जगह पंक्ति लिख देंगे तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा नियम क्या पढ़ा, यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियों को हम इंटरचेंज कर दें, यानी पहली पंक्ति की जगह दूसरी पंक्ति को लिख देते हैं और दूसरी पंक्ति की जगह पहली पंक्ति को लिख देते हैं, तो उसके संख्यात्मक मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर चिन्ह कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव था, तो अब इसका चिन्ह क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक, अगर यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला रूल। थर्ड वाला रूल हमारा क्या बोलता है, यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियाँ या स्तंभ सर्वसम हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। ये रूल सबसे ज़्यादा काम आता है जब हमको किसी भी चीज़ के इक्वल टू ज़ीरो प्रूफ करना होता है। अगर किसी भी सारणिक के इक्वल टू ज़ीरो अगर हमें प्रूफ करना है तो उसकी या तो दो कॉलम को सेम कर दो या तो दो रो को सेम कर दो। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो रो सेम है। किसी भी सारणिक में अगर दो रो या दो पंक्ति उसकी सेम है तो उस सारणिक की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, मतलब उस सारणिक का मान क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ गुणधर्म है हमारा, यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर से गुणा करते हैं तो सारणिक का मान भी k से गुणित हो जाता है। कहने का मतलब है, अगर आपके पास कोई सारणिक दिया है और उस सारणिक के कोई भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ को आप किसी के अचर से गुणा करते हो, अचर मतलब उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, जो सारणिक की वैल्यू होती है वो भी उस k से क्या हो जाती है, या उस वैल्यू से आपका गुणा हो जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, देखते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक सारणिक है 1 2 3 4, ठीक है। अब इस सारणिक की अगर मैं वैल्यू निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 4 - 6 इक्वल टू इसकी वैल्यू हो गई -2। अब इस सारणिक को मैं क्या करती हूँ, ये तो इसकी वैल्यू हो गई, अब इस सारणिक को मैं 2 से इंटू कर देती हूँ। सपोज़ करती हूँ इस सारणिक के पहले वाले रो में मैं 2 से इंटू कर रही हूँ, तो मान लेते हैं अगर ये a है तो यहाँ पर 2a 2 से इंटू करती हूँ और इसका सारणिक निकालती हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 4 3 4, आपका ये हो जाएगा 4 2 8 12, वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। ये हो गया। अगर मैंने ये सारणिक है मेरे पास a, अब इस सारणिक में मैं किसी अचर पर 2 का गुणा कर दी तो मेरे पास इस सारणिक की वैल्यू क्या आई, 4 आ गई, ठीक है। ये तो अगर आप सारणिक में किसी अचर का गुणा कर दोगे, ये इस सारणिक में अचर का गुणा किए, अब फिर इसकी वैल्यू निकाले तो आपकी वैल्यू आ गई 4। या आपके पास पहले से क्या था, सारणिक a था, a में क्या किया आपने गुणा किया, सॉरी यहाँ पर -4 आया, आपने इसकी वैल्यू निकाली, क्या आया -2। अब आप इसमें अलग से अचर का गुणा कर दीजिए। अगर मैं इसमें अलग से अचर का गुणा करूँगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 2 इंटू डिटर्मिनेंट a यानी 2 इंटू -2, वैल्यू क्या आ गई मेरी -4। मतलब है अगर आपके पास कोई सारणिक है, उस सारणिक में, ये आपका सारणिक है, उस सारणिक की अगर आपने वैल्यू निकाल ली, वैल्यू निकालने के बाद अगर उसमें अचर का गुणा करते हो तो भी उतनी ही वैल्यू आती है। जैसे इसमें अचर का गुणा किए तो वैल्यू क्या है -4। या फिर अगर आपको a दिया हुआ है और इसमें हम पहले अचर का गुणा कर देते हैं, अचर का गुणा किया तो 2 का गुणा किया तो हमें ये मिला, अब उसके बाद उसका सारणिक निकालेंगे तो वैल्यू आती है, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। यही यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर मेरे पास कोई सारणिक है उसमें किसी भी एक अचर का मैं गुणा कर देती हूँ, चाहे रो में करो चाहे कॉलम में करो, तो उसकी जो वैल्यू निकलेगी गुणा करने के बाद, अगर इस सारणिक की जो वैल्यू निकलेगी और उस सारणिक की आप पहले से वैल्यू निकाल लो, उसके बाद में उस अचर का गुणा करो तो दोनों की वैल्यू समान होती है, जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल में देखा। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको क्या बोला है, यदि a एक कोटि 3 का वर्ग आव्यूह है, अगर a आपका वर्ग 3 का 3x3 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब उस मैट्रिक्स में आप क्या करते हो, k कोई अचर का गुणा कर देते हो। मान लो किसी के भी नंबर का हमने गुणा कर दिया, बस वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए, और आप उसका क्या निकाल लो, डिटर्मिनेंट निकाल लो। वो किसके बराबर होगा आपका, अगर आपने अचर का पहले से डिटर्मिनेंट निकाल लिया और जिस संख्या का गुणा किया है और इसकी जो कोटि होती है उसका वर्ग करके अगर हम गुणा करेंगे तो। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर एक आव्यूह है
2 क्रॉस 2 का आव्यूह है। ठीक है, मेरे पास आव्यूह क्या है, 2 क्रॉस 2 का है, यानी कि 1 2 3 4। मैं इसमें क्या कर रही हूँ, आव्यूह में एक अचर 2 का गुणा कर देती हूँ, तो मेरे पास आव्यूह क्या बन गया, ये आव्यूह बन गया। अब इसके मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो मेरे पास वैल्यू क्या आई, -8। ठीक, अब मैं क्या करती हूँ, इसी आव्यूह का जो मेरे पास आव्यूह पहले ए था, इस आव्यूह का मैं क्या कर लेती हूँ, डिटर्मिनेंट निकाल लेती हूँ। इसका जब मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो मेरे पास वैल्यू क्या आई, -2। ठीक है, वैल्यू मेरे पास आ गई -2। अब मैंने क्या किया था, इस जो आव्यूह था उसमें अचर किसका गुणा किया, 2 का। अचर किसका गुणा किया, 2 का गुणा किया। और यहाँ पर आव्यूह मेरे पास क्या है, 2 क्रॉस 2 का आव्यूह है। तो आप जिस नंबर से गुणा करते हो और आपके पास आव्यूह की जो कोटि होती है, तो आव्यूह की जो कोटि होती है उस कोटि को उस नंबर के पावर में लिख देते हैं, घात में लिख देते हैं। अगर यहाँ पर मेरी कोटि होती 3 क्रॉस 3 की, तो इसके पावर में मैं 3 लिखती। तो इसके पावर में मैंने अभी क्या लिखा है, 2 लिखा है। ठीक है, अब इससे आप मल्टीप्लाई करिए उसको, तो वैल्यू क्या आई, -8। मतलब अगर मेरे पास कोई आव्यूह है, उसमें मैं पहले किसी अचर का गुणा कर देती हूँ और उसका क्या निकालती हूँ, डिटर्मिनेंट निकालती हूँ, तो ये मेरे पास जो वैल्यू आती है वो अगर उसी आव्यूह का मैं पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेती हूँ, यहाँ पर डिटर्मिनेंट पहले निकाल लिया। अब उसी नंबर से, जिस अचर से मैंने पहले गुणा किया था 2 से, उसी नंबर से अगर मैं गुणा करती हूँ, तो उसी नंबर से गुणा नहीं करेंगे, जो हमारे पास आव्यूह होती है उस आव्यूह का जो कोटि होता है, वो कोटि को हम उसके घात में लिखते हैं। अब उससे गुणा करेंगे तो जो दोनों की वैल्यू आती है वो इक्वल आती है। यही तो क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आपका ए जो है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, इसमें वर्ग आव्यूह है, अगर उसमें किसी अचर के का गुणा कर देते हो और उसका डिटर्मिनेंट निकालते हो, तो जो वैल्यू आई, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, अगर आपने इसी ए का पहले डिटर्मिनेंट निकाल लिया और जो जिस अचर से गुणा किया था वो अचर को लिख दो, और उसका ये 3 क्रॉस 3 का है ये आव्यूह, तो उसके क्यूब से गुणा करो। अगर ये 2 क्रॉस 2 का होता तो स्क्वायर से करते, अगर ये आव्यूह 4 क्रॉस 4 का होता तो इंटू 4 से करते, तो दोनों क्या होता आपका इक्वल। वही तो यहाँ पर किया है, 2a इक्वल टू यहाँ पर क्या किया है, 2 का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट। ठीक, नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है इसमें, एक सारणिक की किसी एक पंक्ति या स्तंभ में कि एक सारणिक की किसी एक पंक्ति या स्तंभों में उभयनिष्ठ गुणनखंड बाहर निकाल सकते हैं। अगर किसी सारणिक में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, किसी भी पंक्ति या किसी भी अवयव में, तो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ये वाली पंक्ति देखिए, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, m है, तो मैं इस m को बाहर निकाल सकती हूँ। इसमें यहाँ पर क्या है, ये n होगा, इसमें अगर n है तो यहाँ पर मैं n को बाहर निकाल सकती हूँ। यहाँ पर अगर k है तो मैं k को भी यहाँ पर बाहर निकाल सकती हूँ। मतलब जो कॉमन वैल्यू है उसको हम सारणिक में बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है, यदि एक सारणिक की किन्हीं 2 पंक्तियों या स्तंभों के संगत अवयव समानुपाती है। अगर कोई भी 2 पंक्ति या कोई भी 2 स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती है तो उसका मान 0 होता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम एग्जाम्पल में, यहाँ पर यह आपका पहला रो देखिए और यहाँ पर थर्ड रो देखिए। यहाँ पर थर्ड रो में k कॉमन है तो मैंने k को बाहर निकाल लिया। अब k को बाहर निकालने के बाद जो मेरा फर्स्ट रो है और थर्ड रो है उसके संगत अवयव, मतलब a1 के बराबर है, a2 के बराबर है, a3 के बराबर, दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये जो आपका डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हमने शून्य की कंडीशन कब पढ़ी, पहला कंडीशन शून्य का क्या पढ़ा था, कोई भी 2 पंक्ति या कोई भी 2 स्तंभ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है, दोनों की पंक्ति स्तंभ की वैल्यू इक्वल है तो ये 0 होगा। यहाँ पर भी सेम है, बट यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर किसी अदिश का यहाँ पर गुणा हो, उस अदिश को आप अगर वो कॉमन है तो उसको बाहर निकालने पर, अगर बाहर निकाल लिया, अब ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है, हमारी 0 आ रही है, तो ये दोनों वैल्यू क्या आ रही, इक्वल आ रही है। तो कभी भी डिटर्मिनेंट में ये कंडीशन आती है कि कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम की वैल्यू इक्वल है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसकी वैल्यू हो गई 0। अब k इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट हमारा रूल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5वां गुणधर्म, यदि किसी सारणिक के किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 0 हो तो उस सारणिक का मान 0 होगा। मतलब या तो पूरे रो की वैल्यू 0 होगी या पूरे कॉलम की वैल्यू 0 होगी, तो उस सारणिक का मान भी हमारा 0 हो जाएगा।
नेक्स्ट है, यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणिक को दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसे सीधा एग्जाम्पल से देखते हैं। ये हमारा सारणिक है। इस सारणिक में पहला वाला रो देखिए, पहला वाला रो हमारा दो पदों के योगफल के रूप में लिखा है। तो इस सारणिक को भी हम दो सारणिक के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, जो सेकंड रो है और थर्ड रो है उसमें तो कोई योगफल वाला चीज़ नहीं है, तो वो तो आपका एज इट इज़ रहेगा। अब इसको a प्लस लैम्डा है तो एक बार इसमें क्या ले लिए, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस अगर करूँगी तो इसको कैसे लिख सकती हूँ, λ1 λ2 λ3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अगर आपका जो रो है वो अगर आपका जो रो है या आपका जो कॉलम है वो एक से अधिक पद के योगफल के रूप में लिखा है, जैसे कि हमारे यहाँ पर फर्स्ट रो है वो दो पदों के योगफल के रूप में लिखा है, तो इस सारणिक को मैं तो ये जो मेरा सारणिक है इसे मैं दो या दो से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकती हूँ। इसे मैं दो सारणिक के योगफल के रूप में लिख सकती हूँ, जिसमें आपका जो पहला अवयव है वो पूरा a1 a2 a3 है और जो दूसरा वाला अवयव है वो λ1 λ2 λ3 है। वैसी कॉलम के लिए भी होगा। जैसे यहाँ पर ये जो फर्स्ट कॉलम है मेरा वो दो पदों के योगफल के रूप में है, a1 λ1 a2 λ2 a3 λ3। तो इस सारणिक को मैं दो सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकती हूँ, जिसमें जो पहला वाला, जिसमें इन दोनों सारणिकों में जो दूसरा और जो तीसरा वाला है वो कॉमन रहेगा, क्योंकि ये तो किसी के योगफल के रूप में नहीं लिखा है, लेकिन ये योगफल के रूप में लिखा है। तो जो पहला वाला जो अवयव है a1 a2 a3 एक बार इसको ले लेंगे, प्लस जो दूसरा वाला अवयव है आपका λ1 λ2 λ3 एक बार उसे ले लेंगे। नेक्स्ट आपको बोला है गुणधर्म। यहाँ पर क्या बोला है, यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणिक का मान वही रहता है। इसे मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ, चलिए देखते हैं। मेरे पास मान लो एक सारणिक है 1 2 3 0 5 6 0 1 2। इस सारणिक का मैं वैल्यू निकालूंगी तो मेरे पास वैल्यू आ गई 4। ठीक, अब इस सारणिक का जो मेरा फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो में मैं क्या कर रही हूँ, सेकंड रो और थर्ड रो के गुणजों को जोड़ रही हूँ। गुणजों कहने का मतलब सेकंड रो में क्या कर रही हूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और थर्ड रो में भी मैं क्या कर रही हूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो इसके समान गुणज क्या हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई की। तो ये क्या हो गया, सेकेंड रो में भी समान गुणज हुए, थर्ड रो में भी क्या हो गया, समान गुणज हुए। तो और इसको मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट वाले रो में ऐड कर देती हूँ। तो ये आपका 1 + 0 + 0, 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, उसको ऐड कर दिया। 5 में 2 का मल्टीप्लाई करूँगी 10, और 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया मैंने 10। वैसे यहाँ पर 6 में 2 का मल्टीप्लाई किया 12, 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया 4। यानी कि अगर आपके पास कोई सारणिक है, उस सारणिक के आप किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, जरूरी नहीं है रो में ही ऑपरेशन परफॉर्म करो, कॉलम में भी करोगे तो भी सेम कंडीशन रहती है। अगर कॉलम में करें चाहे रो में करें, किसी भी रो में जो आपका जो बाकी जो पंक्तियाँ होती है या बाकी जो स्तंभ होते हैं उसको समान संख्या से गुणा करके उसके संगत अवयवों से जोड़ने पर, संगत अवयव मतलब 2 का संगत अवयव क्या होगा, 5 और 1, इनसे जोड़ूंगी, ना कि 1 को 5 से जोड़ दूँ। जोड़ने पर वैल्यू क्या है मेरी, ये। अब इसका जब मैं सारणिक निकालती हूँ, इसका भी मैंने सारणिक निकाला तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, 4। मतलब आपके पास जो सारणिक है उसका सारणिक अगर आप निकाल रहे हो ये इस वैल्यू का सारणिक, तो वैल्यू आपकी आती है 4। और अगर इसमें मैं समान अवयव का गुणा, समान गुणजों का गुणा करके उसके संगत अवयवों से जब जोड़ देती हूँ और उसका सारणिक निकालूंगी तब भी मेरी वैल्यू क्या आएगी, 4। मतलब अगर इसमें समान गुणजों का गुणा करके, समान नंबर से गुणा करके अगर यहाँ पर जोड़ रही हूँ, समान नंबर से कहने का मतलब है पूरे रो में समान नंबर। अगर यहाँ पे 2 का कर रही हूँ तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, ना कि इसमें 2 करूँ, इसमें 3 करूँ, इसमें 4 करूँ, तो नहीं आएगा। अगर इसमें भी उसी नंबर से कर रही हूँ, तीनों में नंबर समान है, यानी ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसमें भी तीनों में नंबर समान है, यानी ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। गुणा किया और उसके संगत अवयव से जोड़ दिया और उसका सारणिक निकालेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, वही आएगी। नेक्स्ट है आपका गुणधर्म। यदि ए एक कोटि n का विकर्ण अवयव है,
यदि ए जो है आपका वो n कोटि किसी भी कोटि का आपका विकर्ण अवयव है और अगर आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर आप उसका सारणिक निकालोगे तो विकर्ण के जो अवयव होते हैं उसका गुणा कर देंगे तो उसका सारणिक निकल जाएगा। जैसे देखते हैं, मान लेती हूँ मेरे पास ए जो है ये एक विकर्ण अवयव है 3×3 का। अब नियम में क्या बोला है, अगर आपका विकर्ण अवयव है कोई भी ए और उसका आप सारणिक निकालोगे, जो सारणिक की वैल्यू होती है जो ये विकर्ण के अवयव होते हैं उसके गुणनफल के बराबर होती है। इसके गुणनफल के बराबर यानी 72। ठीक, ये तो नियम के हिसाब से हो गया। अब इसको हम जैसे सारणिक को सॉल्व करते हैं प्रसार करके, वैसे ही सॉल्व करके देखते हैं। अगर प्रसार करके सॉल्व करके देखती हूँ मैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करती हूँ तो 2, इस रो और कॉलम को कर दिए तो आपका ये क्या हो जाएगा 4009। सॉल्व करेंगे, ये हो गया 24972। मतलब वैल्यू आपका जो नियम है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर सिद्ध हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट बोला है यदि ए और बी दो समान कोटि के वर्ग अवयव है, अगर ए का कोटि 2×2 है तो बी का भी कोटि क्या होगा 2×2। दोनों समान कोटि के वर्ग अवयव है तो दोनों अवयव का क्या कर दो आप गुणा कर दो, यानी कि गुणनफल हो गया ए बी और उसका आप डिटर्मिनेंट निकालो, या फिर ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो और बी का डिटर्मिनेंट निकाल लो, फिर बाद में दोनों का गुणा करो तो दोनों वैल्यू आपकी क्या आएगी, इक्वल आएगी। थर्ड बोल रहा है यदि किसी सारणिक डेल के अवयव जिसमें x आता हो और x में बहुपद हो और उसमें x इक्वल टू ए रखने पर लैम्डा का मान शून्य हो जाता है, डेल का मान शून्य हो जाता है तो x माइनस ए सारणिक डेल का गुणनखंड होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेती हूँ मेरे पास लैम्डा डेल इक्वल टू वैल्यू है x+1 x+2 x+1 x+2 x+8 x+9 x+4 x+9 x+10। ठीक, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है डेल आपका जो सारणिक है उस सारणिक में एक x वाला बहुपद, x वाली वैल्यू होनी चाहिए। अब वो क्या होना चाहिए, बहुपद। यहाँ पर दो पद है, ये बहुपद है। अब मैं यहाँ पर x की जगह पर कोई एक वैल्यू पुट कर देती हूँ a, कुछ भी मैं से मान लेती हूँ। मैं यहाँ पर x की जगह सपोज कर रहे हैं अगर x की जगह पर मैं यहाँ पर 2 पुट कर देती हूँ तो यहाँ पर मैं पूरी जगह 2 पुट किया, यहाँ पर पूरी जगह 2 पुट किया, यहाँ पर पूरी जगह 2 पुट किया। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी मेरी 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर आ जाएगी 6, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 11, यहाँ 2, यहाँ 11 और यहाँ 12। ठीक, ये हमारा आ गया। अब अगर इसको सॉल्व करने पर मेरी वैल्यू आ जाती है 0। ठीक है, अगर सारणिक जो हमको दिया है उसमें आपका x कोई अननोन क्वांटिटी है, अननोन वैल्यू है और वो बहुपद में है। ठीक है, तो x की जगह पर अगर मैं कोई वैल्यू पुट करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर x इक्वल टू 2 पुट कर दिया है। ठीक है, और अब जब इसको मैं सॉल्व करती हूँ और इस सारणिक का माना जाता है मेरा 0, तो इस सारणिक का एक गुणनखंड क्या होगा, मेरा x माइनस ए एक गुणनखंड होगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, x-2 इस सारणिक का गुणनखंड होगा। गुणनखंड समझते हैं, हमने वर्ग समीकरण पढ़ा है। वर्ग समीकरण में जो उसका गुणनखंड होता है, जैसे वर्ग समीकरण कोई पढ़ते हैं तो वहाँ पर अगर वर्ग समीकरण है तो x की 2 वैल्यू निकलती है। मान लो 2 वैल्यू निकल रही है a और b, तो x की जो उस समीकरण में अगर x की वैल्यू a को पुट करोगे तो पुट करने पर उसको सॉल्व करने पर 0 आ जाता है। मतलब ये जो वैल्यू है उस समीकरण को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट है आपका दो सारणिकों का गुणनफल। अब दो सारणिकों का गुणनफल हम कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे दो अवयव का गुणनफल किया था वैसे दो सारणिकों का गुणनफल भी हम कर सकते हैं। पहले तो हम क्या कर सकते हैं, इस सारणी को सॉल्व कर सकते हैं, इस सारणी को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को गुणा कर सकते हैं क्योंकि दोनों की संख्यात्मक वैल्यू आएगी। या फिर अगर हमको सारणिकों को ही गुणा करना है तो कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, आप केवल फर्स्ट रो लीजिए और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाइए। फर्स्ट रो का जो फर्स्ट अवयव है वो फर्स्ट अवयव से मल्टीप्लाई होगा तो a1 अल्फ़ा 1, देन b1 बीटा 1, देन c1 गामा 1 और उनको क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। नेक्स्ट फर्स्ट रो है, इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी फिर से देखते हैं। ये आपका जो वैल्यू है a1 b1 c1, ये जो a1 b1 c1 है उसको क्या करेंगे, इससे a1 b1 c1 है, ये आपका फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो को इस वाले फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा आपका a1 अल्फ़ा 1, b1 बीटा 1, c1 गामा 1
उसके बाद ये जो आपका सेकंड वाला रो है, इस सेकंड वाले रो को भी क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट वाले रो से। इसको इससे किया, अब इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, A2 अल्फ़ा 1 A2 B2 बीटा 1 C2 गामा 1 संगत अवयव से मल्टीप्लाई होंगे। और जो थर्ड वाला रो है उसको थर्ड वाले से करिए, थर्ड वाले को फिर इससे करिए, मतलब एक बार इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, और अवयव को प्लस करते जाइए। तो ये A3 अल्फ़ा 1 B3 बीटा 1 C3 गामा 1। ठीक, फिर से इसी को पकड़िए और सेकंड से मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपका हो जाएगा A1 अल्फ़ा 2 B1 बीटा 2 C1 गामा 2। इसको फिर से इससे करेंगे तो A2 अल्फ़ा 2 B2 बीटा 2 C2 गामा 2। इसको इसी से करेंगे फिर से तो A3 अल्फ़ा 2 A। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई फिर इससे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा A2 अल्फ़ा 2 B2 बीटा 2 C2 गामा 2। फिर थर्ड वाले रो का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, सेकंड वाले रो से, तो आपका क्या हो जाएगा A3 अल्फ़ा 2 B3 बीटा 2 और C3 गामा 2। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, फिर से देखते हैं एक बार। फर्स्ट रो देन इस फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किए, संगत अवयव से मल्टीप्लाई करना है, प्लस कर देना है। फिर इसी रो को फिर से इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस कर देना है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट प्लस कर देना है। पहले वाले का एक अवयव लीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसके दूसरे को इसी से मल्टीप्लाई कीजिए, तीसरे को इसी से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस करते जाइए। फिर ये तो हो गया, फिर यहाँ पर हमने एक से किया, सेकेंड वाला लेंगे, अब इसको इससे करेंगे, प्लस कर देंगे, इस वाले को फिर इससे करेंगे, प्लस कर देंगे, थर्ड वाले रो को फिर सेकंड वाले रो से करेंगे, प्लस कर देंगे। अब ये बच गया, इस वाले रो को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कर देंगे, इस वाले रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कर देंगे, इस वाले रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे। इसके हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ज़्यादा ईजी होगा। जैसे देखते हैं, जैसे मेरे पास वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 1 2 1 1 3 1 0 0 1। दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई किस प्रकार करूँगी, चलिए देखते हैं। क्या बोला था मैंने, सबसे पहले फर्स्ट रो इस फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करूँगी, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से किए 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 से किए 4, 3 का मल्टीप्लाई 1 से किए +3। फिर ये सेकंड वाले का मल्टीप्लाई फर्स्ट रो से, तो 4 1 द 4 5 2 ज़ 10 6 1 द 6। फिर थर्ड वाले का मल्टीप्लाई फर्स्ट से, तो 7 1 द 7 8 1 द 8 2 ज़ 16 9 1 द 9। इस वाले का काम ख़त्म, काट दीजिए। फिर इसका मल्टीप्लाई सेकंड वाले से करिए, तो आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3। फिर इसका मल्टीप्लाई से करिए 4 5 3 ज़ा 15 6 1 ज़ा 6। फिर इसका मल्टीप्लाई से करिए 7 8 3 ज़ा 24 और 9 1 ज़ा 9। इसका भी काम हो गया, काट दो, ये बचा। अब इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये तो 0 +2 0 +3। फिर इसका मल्टीप्लाई से करेंगे 0 + 0 + 6। 7 का मल्टीप्लाई 0 से किए 0, 8 का मल्टीप्लाई 0 से किए 0, 9 का मल्टीप्लाई 1 से किए 9। तो इस प्रकार हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, संगत अवयव से ही मल्टीप्लाई होंगे। ठीक, तो इस प्रकार गुणधर्म जो होते हैं वो इसके समाप्त होते हैं। कल से इसके एग्जाम्पल करेंगे।